मंदाकिनी ने पुष्कर के हाथ से वो काला मोती ले लिया जो पुष्कर को उस बूढ़े तांत्रिक से मिला था। पुष्कर को पता था कि इस समय मंदाकिनी क्या सोच रही थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, मेहता परिवार ने आपके घर पर मुझे मारने की हिम्मत की है। अगर मैं मर गया होता तो इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाता। वो दोष आप पर डालना चाहते थे। मैं चाहता तो गिरीश को मार देता, लेकिन अब उसकी जान बच गई है। पिछली बार दिव्या को एक काला मोती किसी ने दिया था, ये ऐसा काला मोती कोई उसे क्यों देगा? मंदाकिनी ने फर्श पर पड़ी हुई प्रियंका को देखा और बोला, चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। तुम्हें पहले प्रियंका को बचाना चाहिए। मंदाकिनी ने पुष्कर पर गहरी नजर डाली और ध्यान से उसके चांदी के बालों को देखने लगी। फिर कुछ सोचते हुए वह अचानक मुड़ी और बाहर निकल गई। बाहर बहुत सारी चीजें थी जो उन्हें संभालने के लिए मंदाकिनी का इंतजार कर रही थी। पुष्कर ने फर्श पर पड़ी प्रियंका को देखा और इस समय उसने अपने दिल में एक दर्द महसूस किया। आखिर प्रियंका अपने ठंडे शरीर के दर्द से बच नहीं सकती थी। वह तेजस्वी चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसकी लंबी पलकें हल्की हल्की कांप रही थी। प्रियंका। पुष्कर प्रियंका के पास बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा और धीरे से बुलाया। गोरी स्किन, छोटी और सुंदर नाक और दो गुलाबी होंठ थोड़े खुले हुए थे। ठंड की वजह से उसके गुलाबी होठों के अंदर कुछ सफेद भांखें हो गई थी जो अजीब सी मुलायम और अट्रैक्टिव लग रही थी। प्रियंका शांत थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन उसका पूरा शरीर ढीला पड़ा हुआ था। पुष्कर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले गोली दी थी क्योंकि मैं तुम्हारे ठंडे शरीर को जल्दी ठीक करना चाहता था, ताकि तुम्हें इतना दर्द सहने के लिए ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। लेकिन अब ये दर्द तुम्हारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इसकी दवाई ढूंढ लूंगा। तभी अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई और फिर कोई तेजी से चिल्लाया, मेरी पोती बिना किसी कारण के बेहोश कैसे हो सकती है? दादाजी, आप प्लीज अंदर जाएं और खुद देख लें। मंदाकिनी ने दरवाजा खोला और एक बूढ़े को अपने साथ अंदर लेकर आ गई। इस बूढ़े व्यक्ति को पुष्कर ने पहचान लिया। वो प्रियंका के दादा आडंबर थे और वह पूरे परिवार में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो वास्तव में प्रियंका की परवाह करते थे। जैसे ही प्रियंका के दादा अंदर आए तो उनकी नजरें पुष्कर से मिली। आडंबर ने कहा, ओह, तो तुम भी यही हो? आडंबर ने स्वाभाविक रूप से पुष्कर को पहचान लिया था। जब पुष्कर ने झील के तल पर प्रियंका को बचाया था तो उसने पुष्कर का असली चेहरा देखा था। हालांकि पुष्कर की शक्ल अब बदल गई थी, लेकिन बूढ़े और तजुर्बेकार लोग सिर्फ एक नजर से बता सकते हैं कि दूसरा आदमी कौन है। पुष्कर ने कहा, क्या इस तरह आप अपनी पोती की सेफ्टी करते हैं? पुष्कर की आंखें टॉर्च की तरह चमकीली थी और उसने सीधे आडंबर की ओर देखकर पूछा। पुष्कर का सीधा सवाल सुनकर आडंबर दंग रह गया। ये क्या है? कौन की पोती थी? किसी भारी आदमी की उनसे सवाल करने की हिम्मत भी कैसे हो सकती है? आडंबर ने चौंकते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आडंबर को अभी भी प्रियंका की सबसे अधिक परवाह थी। वो तुरंत प्रियंका के पास गया और उसे करीब से देखा और पाया कि प्रियंका सिर्फ बेहोश थी, वो घायल नहीं हुई थी। पुष्कर ने अपने दिल में अपने गुस्से को दबा लिया और उसने गहरी आवाज में कहा, उसे ठंड लगी है और फिलहाल उसकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसे अंधाधुंध कोई भी दवाई ना दे। आप प्लीज मेरे वापस आने तक इंतजार करें। आडंबर ने कहा, पुष्कर। आडंबर ने पहले भी पुष्कर को प्रियंका को बचाते हुए देखा था। जब उसने देखा कि पुष्कर जाने वाला है तो उसने तुरंत कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम प्रियंका को हर बार क्यों बचाते हो? आखिर तुम हो कौन और क्या चाहते हो? मंदाकिनी को भी ये बात समझ नहीं आई थी, इसलिए उसने भी उत्सुकता से पुष्कर की ओर देखा। उन दोनों ने केवल यही सोचा था कि पुष्कर को प्रियंका पसंद है और वो दोनों ये सोच रहे थे कि शायद पुष्कर को मालूम ही नहीं है कि प्रियंका तो संजय मेहता की मंगेतर है। पुष्कर ने उन दोनों को देखा और फिर प्राउडली कहा, मैं चाहता हूं कि वो मेरी पत्नी बने। ये सुनते ही आडंबर का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखें तेज हो गई और उसने सख्त होते हुए कहा, ये क्या पागलपन है? तुम जैसा आदमी मेरी पोती से शादी की बात कैसे कर सकता है? पुष्कर ने भी कहा, ओह, सचमुच? क्या आपको लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं हूं? पुष्कर ने जैसे को तैसा उत्तर दिया। आडंबर ने कहा, हाँ, तुम सचमुच उसके काबिल नहीं हो। बेशक तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन शादी कोई दोस्ती नहीं है कि ऐसे ही किसी के भी साथ हो जाए। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम किस परिवार से आते हो। आखिर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है?
तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए इस बारे में बात मत करो। आडंबर ने सीधे अपनी बातें कही। फिर पुष्कर ने कहा, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या होगा अगर मैं मुंबई की सबसे बड़ी फैमिली को अपने सामने झुका दूं? क्या तब भी आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे? पुष्कर की बात सुनकर आडंबर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यदि ऐसा कोई दिन आएगा तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा और तुम्हें मेरी पोती से शादी करने दूंगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। पुष्कर ने दम भरते हुए कहा, तो फिर मेरा आपसे वादा रहा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मंदाकिनी ने पुष्कर की ओर देखा और कहा, पुष्कर, तुमने जितनी हिम्मत से अपनी बात कही है मैं इसकी तारीफ करती हूँ, लेकिन तुम्हारी जीत इतनी भी आसान नहीं है। जिन लोगों से लड़ाई लेने की तुम बात करते हो वो सिर्फ भाड़े की ओढ़नों से नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की शक्तियों से भी अपने दुश्मनों को खत्म करने में हिचकते नहीं है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मंदाकिनी ने पुष्कर के पूछने का इंतजार नहीं किया और कहा, तुम एक हैंडसम लड़के हो और प्रियंका से भी सुंदर लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी, इसलिए सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बेवकूफी है। अगर तुम सोचते हो कि संजय मेहता ऐसी अपनी मंगेतर को जाने देगा तो ये तुम्हारी भूल है। वो मुंबई की सबसे अमीर फैमिली से ही नहीं है, बल्कि वो मुंबई का डॉन है, डॉन। फिर मंदाकिनी कुछ कदम चली और फुसफुसाई, तुम प्रियंका के साथ रहना चाहते हो और इसके लिए तुम बड़े बड़े लोगों से लड़ाई भी करने को तैयार हो। अगर तुम्हें किसी बड़ी फैमिली से शादी करनी है तो मेरी भतीजी दिव्या भी तुम्हारे लिए तैयार हो जाएगी, और वैसे तुम चाहो तो मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है। ये सुनकर पुष्कर अपनी हंसी नहीं रोक सका। पुष्कर ने प्रियंका की ओर देखा और मंदाकिनी से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, उसका ख्याल रखना, मैं जल्दी ही उसकी ये बीमारी ठीक कर दूंगा। इतना कहकर पुष्कर कमरे से बाहर चला गया। मंदाकिनी आखिरकार अपनी घबराहट से वापस होश में आ गई। पुष्कर की हंसी ने मंदाकिनी के दिल पर गहरा असर छोड़ दिया था। दूसरी ओर आडंबर का चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो सोच रहा था, इस छोटे से लड़के ने मेरी पोती को चाहने की हिम्मत की और यहाँ तक कि शहर की सबसे बड़ी फैमिली को अपने सामने झुकाने का वादा भी कर दिया। या तो ये पागल है या फिर मेरे कान खराब हो गए। तभी आडंबर प्रियंका के पास गया और उसने प्रियंका की लंबी पलकें कांपते हुए देखी। वो शायद थोड़ा होश में थी। पुष्कर मंदाकिनी के घर से निकल चुका था। जहां तक गिरीश, अपर्णा और अन्य की बात है, उसके पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं था। ये लोग उसकी नजर में चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। पुष्कर ने अपना मोबाइल फोन निकाला और जल्दी से अपराजिता का नंबर डायल किया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उन सभी 88 लोगों को मार डाला था? अपराजिता ने दूसरी ओर से जवाब दिया, चीफ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सभी 88 लोग मर चुके हैं। 2 कैदियों में से एक मारा गया था और दूसरा अस्पताल में था, जिसे मैंने खुद मार डाला था। इसलिए शुरुआत में 87 लोग मारे गए थे और बचे हुए को 6 घंटे बाद मैंने खुद ही मार डाला था। पुष्कर के दिमाग में तेजी से उथल पुथल हो रही थी, क्योंकि अपराजिता श्योर थी कि सभी 88 लोग मारे गए थे। लेकिन स्पेशल टीम की खबर यह थी कि उन्होंने केवल 87 लाशें देखी थी। तो फिर गलती किसने की? क्या यह सच है कि कोई मरे हुए में से वापस आ गया और भाग गया? तभी अपराजिता को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई और उसने तुरंत कहा, हमने पता कर लिया है कि आपने हमें जिस आदमी को खोजने के लिए कहा था वो कहाँ है, इसलिए मैं अब जल्दी ही आपको उसकी जानकारी भेजूंगी। पुष्कर ने कहा, समझ गया, बहुत अच्छा। लेकिन पुष्कर के मन को चैन नहीं था, इसलिए 2 घंटे बाद पुष्कर चुपचाप संकरा हॉल में पहुंच गया। यहाँ लड़ाई के निशान साफ कर दिए गए थे। यदि खून की गंध ना होती, जो अभी भी हवा में थी, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कुछ ही समय पहले यहाँ एक भयंकर नरसंहार हुआ था। पुष्कर आगे बढ़ा और उसके चारों ओर लोग छिपे हुए थे, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहे हो। 1 लाश, 2 लाशें। पुष्कर लाशों की जगह का अनुमान लगा रहा था। तभी अचानक से चारों ओर लाइट्स ऑन हो गई। पुष्कर के ऊपर लाइट्स पड़ रही थी, लेकिन तभी अचानक से ही पुष्कर गायब हो गया। दूर सीढ़ियों पर एक औरत ने मुस्कुराते हुए पुष्कर को देखा और जोर से तालियां बजाते हुए नीचे चली गई। उस औरत ने कहा, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे पुष्कर। पुष्कर ने धीरे से सोनाली की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस सोनाली, क्या इत्तेफाक है? क्या आप भी टहलने के लिए इधर आई हैं? सोनाली ने हंसते हुए कहा, अरे मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव, अब इतने भी अनजान मत बनो। सोनाली बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी। ये एक जाल था जो उसने ही बिछाया था
उसने जानबूझकर इसे लीक कर दिया और कहा कि केवल 87 लाशें थी, असली लाशों से एक कम। यह हत्यारे को यह बताने के बराबर था कि एक व्यक्ति छूट गया है, इसलिए हत्यारा निश्चित रूप से वापस आएगा। सोनाली ने इंतजार करने की कोशिश की, खरगोश के जाल में फंसने का इंतजार किया और हत्यारा मूर्ख बन गया। लेकिन सोनाली ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ही रात में इतने सारे लोगों की हत्या करने वाला व्यक्ति पुष्कर था। ये संदेह जो केवल उसके मन में कौंध रहा था, वो वही निकला। सोनाली ने कहा, पुष्कर, मैं अभी भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतने वर्षों के बाद आखिरकार अपनी बहन को हरा दिया है। उसने कहा था कि हत्यारा सामने नहीं आएगा, लेकिन तुम सामने आए। अब मुझे बताओ, तुम्हें इन लोगों से क्या शिकायत थी? क्या तुमने उन सभी को मार डाला, वो भी इतनी बेरहमी से? सोनाली के कहने के बाद उसकी आंखें अचानक तेज हो गई। पुष्कर ना तो इससे इनकार कर सकता था और ना ही इसे एक्सेप्ट कर सकता था। इसलिए पुष्कर ने बात को घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हें पहला शक ये नहीं करना चाहिए कि मुझे तुम्हारी स्पेशल टीम के सीक्रेट्स किसने बताए? सोनाली ने कहा, स्पेशल टीम के बहुत ज्यादा मेंबर्स अभी तक तुम्हारे संपर्क में नहीं आए। मैंने अभी इसकी जांच की और मुझे 5 मिनट से भी कम समय में तुरंत इसका पता चल जाएगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सोनाली पुष्कर के पास गई और बोली, मुझे बताओ, क्या तुम गोली से मरना चाहते हो या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? पुष्कर ने कहा, इस गैंग के लोगों को मारना कोई अफसोस की बात नहीं है। वे सभी देश को नुकसान पहुंचा रहे थे और मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग उनमें से किसी के पास भी हमारे देश की सिटीजनशिप नहीं थी। वैसे तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या किसी ने तुम्हारी टीम के खिलाफ कार्रवाई की है, इसलिए तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है? पुष्कर हल्के से मुस्कुराया। क्या सोनाली पुष्कर को अरेस्ट करने वाली थी? क्या संजय मेहता और सोनाली मिले हुए थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।